अस्सलाम वालेकुम dear students, I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Dear students, welcome to lecture series for Inspector Inland Revenue. Dear students, हमने फेडरल एक्साइज एक्ट स्टार्ट किया था लास्ट टाइम और एक चैप्टर फेडरल एक्साइज एक्ट का कंप्लीट हो गया था। आज है हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप स्टडी करें कंसंट्रेशन से स्टडी करें। जब भी आप मेरा लेक्चर सुने फुल कंसंट्रेशन से सुने। हैंड फ्री लगाएंगे तो आपको आवाज और क्लियर आ जाएगी। ठीक है जी। और आप कंफर्टेबल जगह पर बैठ के सुने जहां पर कोई किसी किस्म का शोर वगैरह ना हो, ताकि आपको जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और चूंकि ये एग्जाम जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो एमसीक्यूज पर बेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को कंप्लीट बेयर एक्ट पढ़ा रहा हूं जो लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या जो लॉ के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो ये भी हमारा फेडरल एक्साइज एक्ट एक बेयर एक्ट है जो आपकी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया था 2005 में। ओरिजिनल बेयर एक्ट आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों की टैक्सेस से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी। बाकी आपने जो एमसीक्यूज तैयार करने हैं वो सारा मैंने सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव अपनी बुक में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है जी। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0313 7950086। ये जनाब नंबर है, जोंग का नंबर है। और व्हाट्सएप, इस पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। व्हाट्सएप, इस पर व्हाट्सएप बना हुआ है, आप इस पर व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। अगर आपको बुक चाहिए तो आपको जनाब इस पर रब्ता करेंगे तो आपको बुक जो है ऑनलाइन आपके एड्रेस पर हम कोरियर के जरिए भेज देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को बुक चाहिए तो नंबर दोबारा नोट फरमा लें 0313 7950086 व्हाट्सएप। इस पर जो हमने एक स्पेशल बुक तैयार की है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह से पोर्शंस को कवर किया गया है ताकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी हो जाए और आपका जो है रिटन एग्जाम जो एमसीक्यूज पर बेस करता है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो आए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड 2021। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये एक्ट 2005 में पास हुआ था लेकिन हर साल अपडेट होता रहता है। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 2021 का लेटेस्ट है, अपडेटेड 2021 2021। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग क्या है जी? लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये तीन लफ्ज हैं। लेवी का मतलब होता है एनफोर्स करना, टैक्स लगा देना। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो टैक्सेबल प्रोडक्ट है, ड्यूटीएबल प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, उस पर जब हम टैक्स लगाते हैं तो हम कहते हैं कि टैक्स हैज बीन लेवीड, मतलब टैक्स लगा दिया गया, लेवी कर दिया गया। कलेक्शन, टैक्स की कलेक्शन, एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब टैक्स आपने जिस तरह से पे करना है। ठीक है, तो इस इन तीन लफ्जों को मिलाकर ये आपका पूरा चैप्टर बनाया गया है। लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। पेमेंट ऑफ ड्यूटी की ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी भी टैक्स होता है। ठीक है, यानी पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इस पूरे चैप्टर का ये जो आप टाइटल जब पढ़ते हैं तो आपका पूरे चैप्टर का सिनेरियो कवर हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर पूरे का पूरा किस चीज को डील करता है। तो टाइटल जब आपने पढ़ लिया आपको समझ आ गई, लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी को डील करता है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2। अब एमसीक्यूज जब एग्जामिनर बनाने बैठते हैं किसी भी रिटन एग्जाम के लिए तो एमसीक्यूज किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, किसी सेक्शन में से बनाया जा सकता है, सेक्शन का नेम पूछा जा सकता है, या टाइटल बताकर चैप्टर का नेम भी पूछा जा सकता है कि लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट को कौन सा चैप्टर डील करता है। तो चैप्टर नंबर 2 डील करता है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको ये पूरे का पूरा जो बेयर एक्ट है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, ये आपको मैं सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज। ठीक है, ये जितनी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर्स की, सेक्शंस की, ये सारी डिटेल हमारी बुक में मौजूद है। इसके अलावा एमसीक्यूज भी हमारी बुक में मौजूद है जो आप लोगों ने जहां से तैयारी करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो सेक्शन नंबर 3 है
अच्छा, अब थोड़ा सा आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब मैं आपको पूरे का पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा, मैं आपको जस्ट सेक्शन की वो वाली हेडिंग बताऊंगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट है या बुक है, कोई भी बुक है, या आपने पीडीएफ में डाउनलोड किया है इंटरनेट से फेडरल एक्साइज 2005 का एक्ट अपडेटेड, तो वहां पर आपको इस तरह की एक हेडिंग नजर आ जाएगी, पूरे सेक्शन की हेडिंग। मैंने यहाँ पर सेक्शन की हेडिंग लिख दी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उस हेडिंग के अंदर जो 8-10 लाइनों की डिटेल होती है वो मैं आपको बोलकर बता दूंगा कि इस सेक्शन में क्या डिटेल बताई गई है। आपने क्या काम करना है, आपने एक इस सेक्शन को अंडरस्टैंड भी कर लेना है, और जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो बुक या वो नोट्स या पीडीएफ जो आपके सामने पड़ा है वो हार्ड कॉपी फॉर्म में, अगर बुक आपके पास है तो दी बेस्ट। ठीक है, जब आप लेक्चर सुन रहे हो बुक आपके पास सामने खुली हुई हो, इधर से मैं आपको सेक्शन की हेडिंग बताऊं, उधर से आप सेक्शन की हेडिंग को हाईलाइट कर लें कि आपका सेक्शन नंबर फलां फलां जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं आपको जस्ट सेक्शन की डिटेल बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस सेक्शन में से किस तरह से एमसीक्यूज बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी किसी सेक्शन में वो आपने अपनी किताब में जो आपके पास ओपन है आपने वहां पर हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है जी, तो सेक्शन नंबर 3 कहता है ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेविड। सेक्शन नंबर 3 कहता है कि जो आपकी फर्स्ट शेड्यूल है, इस एक्ट के कंप्लीट होने के बाद 3 शेड्यूल दिए गए हैं, जब एक्ट कंप्लीट होगा तो मैं आपको शेड्यूल भी पढ़ा दूंगा। तो शेड्यूल में बेसिकली एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि फलां फलां प्रोडक्ट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। वो प्रोडक्ट क्या हो सकती है, कोई न्यूज चैनल हो सकता है, कोई पेट्रोलियम मसनूआत हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इंपोर्ट हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है उनकी। जिस तरह से अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको है या मेडिसिन का रॉ मटेरियल आप लेकर आते हैं बाहर से, लेकर मैन्युफैक्चरिंग इधर करते हैं। ठीक है, तो फेडरल एक्साइज एक्ट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, वो वाली प्रोडक्ट्स जो आप अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 1 ने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रोडक्ट की लिस्ट बताई हुई है, लिस्ट बनाई गई है, हम उन लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं उनके ऊपर टैक्स लेवी करेंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम से। अंडरस्टैंड। सेक्शन नंबर 4, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ये जनाब कोई भी, अब फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न का मतलब है टैक्स रिटर्न करना। ये वो वाला रिटर्न नहीं है जो आप नॉर्मल रूटीन में समझते हैं। रिटर्न का मतलब होता है वापस। ठीक है, कोई चीज किसी से वापस लेना। तो ये रिटर्न किस चीज का मतलब दे रहा है यहाँ पर, वो वाला मतलब नहीं दे रहा। ये रिटर्न कह रहा है मतलब फाइल रिटर्न करना, डाटा एंट्री के जरिए अपनी जो आपकी एनुअल टैक्स है उसका डाटा आपने अपनी जब एफबीआर की वेबसाइट पर डालना है, उसको कहते हैं टैक्स रिटर्न। आपके पूरे साल की जितनी भी सेल है, मंथली है, या जो भी सूरत हाल है। एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और जितना टैक्स बनता है वो आपने पे करना है। सेक्शन नंबर 5, जीरो रेट ऑफ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जीरो रेट ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उस पे आपने एक्साइज ड्यूटी दे दी। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, बाहर के मुल्क भेजने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को क्या करती है, एनकरेज करती है कि एक्सपोर्ट से हमें बाहर से ज़र्रे मुबादला आता है। इसलिए एक्सपोर्ट्स की जो प्रोडक्ट है, जिन वो वाले प्रोडक्ट्स जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स रेट हम जीरो कर देते होते हैं समटाइम। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फेडरल गवर्नमेंट। एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी दे चुके हैं तो वो आपको वापस मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी प्रोडक्ट बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाया, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर दी, तो आपने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी दे दी, लेकिन जब उसी प्रोडक्ट को आप बाहर भेज रहे हैं फाइनल रॉ शेप को फाइनल शेप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, तो आपसे वो ड्यूटी आपको वापस मिल जाएगी, ड्रॉबैक हो जाएगी आपकी ड्यूटी। अंडरस्टैंड। सेक्शन नंबर 6, एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। अगर किसी जगह पर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल परचेज की किसी जगह पर ड्यूटी की जो एक्साइज की जो है वो ड्रॉप बैक करना है, रेट कम ज्यादा करना है, तो उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। ठीक है, बेसिकली कुछ प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में बनाई जाती हैं। जब पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी,
तो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लागू हो जाएगी, और वो जो है बिजनेसमैन को मैन्युफैक्चरर जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरर यूनिट के जो ओनर्स हैं उनको वो ड्यूटी पे करना पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने ड्यूटी पे कर दी है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, अब वो प्रोडक्ट बनाकर खुद ही सेल करना चाहते हैं, जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो उनके ऊपर फिर लग जाएगा सेल टैक्स। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि पहले अगर किसी पर्सन ने पहले रॉ मटेरियल मंगवाया बाहर से, ऊपर उसके ऊपर कस्टम पे कर दिया, ठीक है, जब उसको मैन्युफैक्चर किया एक्साइज ड्यूटी पे कर दी, जब सेल करने लगा तो सेल टैक्स की बारी आ गई, तो ये तो बहुत ज्यादा टैक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपको इनमें से कुछ टैक्स जो है उन पर रेट जीरो कर देते हैं, कुछ टैक्स के ऊपर रेट आपका एडजस्ट कर देते हैं, कस्टम सेल और ये एक्साइज वगैरह इनको एडजस्ट करके आपके एक बैलेंस टैक्स आपसे लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। सेक्शन नंबर 8 है डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट का मतलब आप समझते हैं, किसी भी तरह की कोई पेमेंट टैक्स वगैरह आप नहीं दे रहे तो आप डिफॉल्ट हो जाते हैं। और सरचार्ज का मतलब है कि आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा। मिसाल इसका मतलब ये है डिफॉल्ट सरचार्ज का कि अगर कोई पर्सन टैक्स वगैरह नहीं दे रहा, उसमें कोई हेरा फेरी कर रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ड्यू डेट पर फाइल रिटर्न नहीं करता, किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी करता है जो अलाउ नहीं है, तो वो क्या करता है, डिफॉल्टर है। फिर डिफॉल्टर के ऊपर टैक्स अपना उसके ऊपर पेनल्टी उसको पड़ जाएगी, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज। सेक्शन नंबर 9 लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड बिजनेस। अब जो प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस हैं वहां पर पेमेंट ऑफ ड्यूटी की जो लाइबिलिटी है वो किसके ऊपर होगी। ठीक है, इस सेक्शन को डालने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर एक इंटरनेशनल कंपनी है और उन्होंने पाकिस्तान में अपनी फ्रेंचाइज खोल रखी है प्राइवेट कंपनी के नाम से। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो बंदा सेल कर रहा है, जो बंदा मैन्युफैक्चरर लगा के बैठा हुआ है, ड्यूटी तो वो ही पे करेगा ना। तो ये बेसिकली आपसे पूछा गया, आपको बताया गया कि पेमेंट की ड्यूटी जो एक्साइज आपने ड्यूटी पे करनी है, टैक्स आपने पे करना है, उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी। अगर पर्सन प्राइवेट है, कंपनी प्राइवेट है, तो भाई उस पर्सन के ऊपर आएगी जो बंदा पाकिस्तान में वो कंपनी रन कर रहा है। ठीक है, जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, जो भी बंदा उस बिजनेस को पाकिस्तान में हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो उस हम तो टैक्स उससे लेंगे, हम हमारी तरफ से फेडरल एक्साइज एक्ट की तरफ से लायबिलिटी उस पर्सन के ऊपर होगी। सेक्शन 10 है जी एप्लीकेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी। अब एप्लीकेबल कितनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू होगी और उसके ऊपर कितना रेट होगा। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी कितनी लगाई जाएगी, अगर प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाते हैं तो वैल्यू किस तरह से एडिट की जाएगी, इस तरह का सारा डिस्कस इसमें किया गया है। सेक्शन 11 है कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी। अगर आपसे ज्यादा ड्यूटी कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है, तो आप उसको एडजस्ट किस तरह से करवा सकते हैं, सिंपल है। सेक्शन नंबर 12 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। अब जितनी प्रोडक्ट्स की आप बना चुके हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग एक बैच आपने बनाया है, अब ये इस सेक्शन में आपको बताया गया कि आपने जनाब उसको किस तरह से वैल्यू पर डिटरमिन करना है। तो वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है, उसको आपने फॉलो करना होता है। सेक्शन नंबर 13 कहता है रजिस्टर्ड करवाएं अपने आप को, रजिस्ट्रेशन। एवरी बिजनेसमैन, एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पाकिस्तान शुड बी रजिस्टर्ड विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 14 रिकवरी ऑफ अनपेड ड्यूटी और रिकवरी ऑफ अरियर्स। अरियर्स का मतलब होता है बकाया जात, ARREARS बकाया जात। तो सेक्शन नंबर 14 जो आपका है 14 के डील करता है कि किस तरह से आपने अगर किसी की ड्यूटी वो अनपेड है तो उसको एनफोर्समेंट करना है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो एनफोर्स करवाएंगे, वो कहेंगे जी कितनी ड्यूटी बाकी है, उनको नोटिस इशू करेंगे एटसेट्रा, ताकि वो बकाया जात क्लियर हो जाए। सेक्शन नंबर 14A शॉर्ट पेड अमाउंट्स हाउ रिकवरेबल। ठीक है, अगर शॉर्ट अमाउंट्स की किसी की तरफ, किसी कंपनी की तरफ पेंडिंग है, उसको कैसे रिकवर करना है, वेरी इजीली नोटिस सेंड करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर होगा, उसको बुलाएंगे, ठीक है, उसको वार्न करेंगे, अपनी ड्यूटी पे करें। सेक्शन नंबर 15 एप्लीकेशन ऑफ द कस्टम एक्ट 1969। कस्टम एक्ट एक सेपरेट एक्ट है ये भी, ठीक है, इसको भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही आपका डील करता है। कस्टम ड्यूटी होती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाहर वाले कंट्री से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ले आते हैं तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होती है।
तो कस्टम ड्यूटी की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये कस्टम ड्यूटी के कुछ सेक्शंस हैं जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के साथ क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। किस तरह से कि अब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ओनर है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, वो रॉ मटेरियल बाहर से लेकर आ रहा है, जब मटेरियल बाहर से लेकर आता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दे देता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हैं कि किस तरह से एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को फिर एडजस्ट किया जाएगा, दैट विल डिसाइड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन नंबर 16 डील करता है एग्जेम्पशंस को। एग्जेम्पशन का मतलब है कि जी आपको टैक्स मुआफ है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी, तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिनके ऊपर टैक्स मुआफ है, जो आपके शेड्यूल में प्रोडक्ट्स आपको बताई गई हैं उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग रही है, बाकी तमाम प्रोडक्ट्स के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्ट है। अंडरस्टैंड। सेक्शन 17 है जी रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बिजनेसमैन वो क्या करेगा, 6 साल तक अपना जो डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड है सारा, उसने कितनी प्रोडक्ट बनाई, कब बनाई, कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया, प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, ये सारा रिकॉर्ड 6 साल तक मेंटेन करेगा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और आपके एग्जाम में एक दफा आ भी चुका है कि कितने साल तक बिजनेसमैन को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, 6 इयर्स, 6 साल तक। और सेक्शन 18 है जी इनवॉइसेस। इनवॉइसेस किस तरह से बनाई जाएंगी, इसका सम टाइम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक शेड्यूल जारी होता है, सॉरी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, गजट में आती हैं कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर को जब रिसीव देता है, इनवॉइस देता है, तो वो इस तरह की इनवॉइस इशू करे। इनवॉइस के ऊपर प्रॉपर सीरियल नंबर होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस होना चाहिए, कितना टैक्स दे रहे हैं उतना होना चाहिए, टैक्स की परसेंटेज होनी चाहिए, टाइम डेट एवरीथिंग शुड बी मेंशन। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस की इनवॉइसेस इशू करता है तो इनवॉइसेस के ऊपर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, दैट्स सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक जो मैंने आपको पढ़ा दिए, और आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों के लिए मुश्किल इसलिए आपको लगता होगा कि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए आसान हो चुका होगा। अब चैप्टर 2 के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, असाइनमेंट। आज की चैप्टर नंबर 2 की असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपने पूरे के पूरे चैप्टर के सेक्शंस जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाए हैं इसी तरह से आपने बुक से डिटेल के साथ, बेयर एक्ट से, आपके पास बेयर एक्ट है, बुक है, जो भी है, आपने इस पूरी के पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और आपको जहां पर लगता है किसी सेक्शन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात की गई है तो उसको हाईलाइट कर लेना है, ताकि अगर उस पोर्शन में से, उस लाइन में से एमसीक्यूज बने तो वो भी आपका क्लियर हो जाए, आपको आता हो। ठीक है, एक काम तो आपने ये करना है, पूरे के पूरे सब्जेक्टिव चैप्टर को रिवाइज करना है और उससे इंपॉर्टेंट लाइन जहां पर एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि हमारी बुक के ऊपर जब आप फेडरल एक्साइज एक्ट देखेंगे तो फेडरल एक्साइज एक्ट जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर आपको एक एमसीक्यूज का सेट बनाकर दिया गया है, सेट 2। ठीक है जी, एमसीक्यूज जो है आपने सेट 2 के एमसीक्यूज यहां से कवर कर लेने हैं। ठीक है जी, सेट 2 के एमसीक्यूज आपने यहां से याद करने हैं। आर यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आज का आपका लेक्चर खत्म हो गया। बुक अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो इस नंबर पर राब्ता करके बुक मंगवा सकते हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट जहां पर खत्म हो रहा है बुक में, आप देखेंगे कि वहां पर सेट बनाकर दिए गए एमसीक्यूज के, सेट 1, सेट 2। तो आज के आपने चैप्टर 2 के साथ सेट 2 के एमसीक्यूज याद कर लेने हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को टेक्स्ट के समझने के दौरान सेक्शंस में, एमसीक्यूज में किसी भी जगह पर कोई इशू हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी पर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज।